में भाई तो फिकर ना कर, उसकी ऐसी उसकी तैसी जो देखे इधर। ओ चनिया शाम को खिड़की से चोरी। विवेक ओबरॉय ये नाम सुनते ही 2000 के दशक की शुरुआत याद आ जाती है, जब एक हैंडसम, टैलेंटेड, चार्मिंग नौजवान ने बॉलीवुड के दरवाजे पर दस्तक दी और आते ही पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। एक तरफ कंपनी में गैंगस्टर चंदू का रोल, तो दूसरी तरफ साथिया में एक मासूम लवर बॉय का किरदार। लोगों को विवेक में चार्म, टैलेंट, करिश्मा सब कुछ नजर आ रहा था। थिएटर से निकला ये लड़का अपने दम पर स्टारडम के आसमान पर चढ़ रहा था। इनफैक्ट यशराज फिल्म्स के बॉस आदित्य चोपड़ा तक ने साफ साफ कह दिया था, ये लड़का कोई आम लड़का नहीं है, बल्कि ये तो इंडस्ट्री का अगला शाहरुख खान बनने वाला है। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत किसी भी वक्त करवट बदल सकती है। 2003 का वो एक दिन, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसने विवेक ओबरॉय के करियर को ऐसे डुबोया कि पूरी इंडस्ट्री हैरान रह गई। उस दिन तक जिसे लोग इंडस्ट्री का फ्यूचर मान रहे थे, वो देखते देखते इंडस्ट्री के लिए अनवांटेड बन गया। सलमान खान के साथ दुश्मनी ने विवेक की किस्मत पर ऐसा झटका दिया कि फिल्म निर्माताओं ने विवेक ओबेरॉय का फोन उठाना बंद कर दिए। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जिनमें वो साइन थे, वहां से उन्हें बाहर कर दिया गया। फिल्मी गलियारों में फुसफुसाहटें चलने लगीं। विवेक के साथ काम करोगे तो सलमान खान का गुस्सा झेलना पड़ेगा, यानी शैडो बैन। और बस उनके बाद इनके करियर की चमक मानो रातों रात गायब हो गई। लेकिन दोस्तों, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। जिस विवेक ओबरॉय को कभी लोग सलमान खान के डर से खारिज कर रहे थे, वही विवेक ओबरॉय आज 2025 में अपनी किस्मत पलट चुके हैं। आज वो सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। आज उनका नाम बड़े बड़े बिजनेस कॉन्फ्रेंस में लिया जाता है। यहां तक कि आज उनकी नेटवर्थ भी आप सभी को हैरान कर देगी। इनकी कुल संपत्ति आज 2025 में तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। जी हां दोस्तों, एक वक्त था जब विवेक को फिल्मों में काम नहीं मिलता था, और आज उनकी कमाई और बिजनेस इस कदर बढ़ चुका है कि बॉलीवुड के बड़े से बड़े नाम भी उनके आगे छोटे लगने लगे हैं। जिस इंडस्ट्री ने कभी उन्हें दरकिनार किया था, आज वही लोग उनकी पार्टियों में बुलाए जाने के लिए लाइन में लगे रहते हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि बॉलीवुड के एक राइजिंग स्टार को इंडस्ट्री ने बॉयकॉट कर दिया? और फिर विवेक ने ऐसा क्या किया कि वो इतने सालों बाद इतनी शानदार वापसी कर पाए? कैसे एक पब्लिक इंटरव्यू से बर्बाद हुआ उनका करियर आज अरबों खरबों के बिजनेस तक पहुंचा? आज की इस वीडियो में हम आपको यही सब बताएंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल बॉलीवुड बायो टाइम को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे आप जो सुनने वाले हैं वो सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक रियल लाइफ मूवी है। विवेक ओबरॉय श्री विवेक आनंद ओबरॉय जी का विवेक ओबरॉय, मिस्टर विवेक ओबरॉय, विवेक ओबरॉय। दोस्तों, विवेक ओबरॉय के पिता सुरेश ओबरॉय की फैमिली की कहानी खुद किसी फिल्म से कम नहीं है। ये फैमिली पहले पाकिस्तान में रहती थी, लेकिन 1947 के पार्टीशन के बाद हालात ऐसे बने कि पूरी फैमिली को अपना सब कुछ छोड़कर भारत आना पड़ा। जिस फैमिली के पास पाकिस्तान में रियल एस्टेट का अच्छा खासा बिजनेस था, वहीं जब हैदराबाद पहुंची तो जीरो से शुरुआत करनी पड़ी। लेकिन कहते हैं ना, टैलेंट और मेहनत वाले लोग कभी हार नहीं मानते। सुरेश ओबरॉय के पिता ने यहां आकर मेडिकल स्टोर्स का एक बिजनेस शुरू किया, और देखते देखते वो बिजनेस खड़ा हो गया। इस वजह से फैमिली फिर से वेल टू डू हो गई। लेकिन सुरेश ओबरॉय का दिल इस बिजनेस में नहीं था। उन्हें फिल्मों, टेलीविजन और आर्ट्स में गजब का इंटरेस्ट था। हैदराबाद में रहते हुए उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के शो किए, डायलॉग बोले, वॉइस ओवर दिए, और धीरे धीरे एक जाना पहचाना नाम बनते गए। लोग उन पर उस वक्त ये तंज कसते थे कि आप अमिताभ बच्चन जी की आवाज कॉपी करते हैं। इस पर सुरेश ओबरॉय जी ने क्या कहा था, आप खुद ही सुनिए। कि आपकी आवाज़ बहुत ही खूबसूरत है, बहुत गहरी आवाज़ है, लेकिन लोग कहते हैं आप अमिताभ की कॉपी करने की कोशिश करते हैं। क्या आप कोशिश करते हैं? नहीं भाई, मैं किसी की कॉपी नहीं करता। मैं तो सुरेश ओबरॉय की भी दोबारा कॉपी नहीं करता। ये आत्मविश्वास ही उन्हें फिल्मों की ओर खींच रहा था। उन्होंने ठान लिया कि उन्हें एक्टिंग की दुनिया में ही नाम बनाना है, और इसी जुनून में उन्होंने एडमिशन लिया पुणे के मशहूर FTII फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में।
सुरेश जी मुंबई आकर संघर्ष करने लगे। छोटे छोटे रेंट वाले घर, बच्चों के साथ मिडिल क्लास जिंदगी और ढेर सारी उम्मीदें उनके साथ थीं। आखिरकार 1977 में उन्हें अपना पहला मौका मिला, फिल्म जीवन मुक्त में एक छोटा सा रोल। लेकिन ये रोल ज्यादा असरदार नहीं था। इनके जीवन में वो वक्त भी आया जब सुरेश जी को ऑटो में घूम घूम कर स्टूडियो के बाहर बैठना पड़ता था, सिर्फ एक मौके के लिए। फिर किस्मत ने करवट बदली। 80 के दशक में उनका वक्त आ गया। उनकी गहरी आवाज और सधा हुआ अभिनय लोगों को खूब पसंद आया, और यहीं से सुरेश ओबरॉय का स्ट्रगल खत्म हुआ और कामयाबी की गाड़ी तेजी से दौड़ने लगी। आज हम जिस विवेक ओबरॉय की बात कर रहे हैं, उसके पीछे भी यही मेहनत, जुनून और ये कहानी खड़ी है। अब सुरेश ओबरॉय का करियर बॉलीवुड में सेट हो चुका था। उनका नाम और काम इंडस्ट्री में जम चुका था, और उनकी पहली फिल्म के 1 साल पहले उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने रखा विवेक आनंद ओबरॉय, स्वामी विवेकानंद से इंस्पायर होकर। घर की फाइनेंशियल स्टेटस अब तक काफी बढ़िया हो चुकी थी, इसीलिए सुरेश जी ने विवेक की परवरिश और पढ़ाई लिखाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। बचपन में विवेक अजमेर के बोर्डिंग स्कूल भेजे गए। फिर बड़े होने पर उन्होंने मुंबई के मिथिबाई कॉलेज से आर्ट्स की डिग्री ली। स्कूल से लेकर कॉलेज तक वो हर चीज में भाग लेने लगे, थिएटर, ड्रामा, डिबेट, स्पोर्ट्स, सब कुछ। वो हर दिन खुद को पॉलिश कर रहे थे। कॉलेज खत्म होने के बाद उन्हें मौका मिला लंदन के ब्रिटिश एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में एक वर्कशॉप अटेंड करने का। वहां न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के एक डायरेक्टर ने उन्हें नोटिस किया। विवेक की पर्सनैलिटी, उनके टैलेंट ने उन्हें इतना इम्प्रेस किया कि वो विवेक को न्यूयॉर्क फिल्म स्कूल ले गए, जहां विवेक ने फिल्म एक्टिंग में मास्टर्स डिग्री फिनिश की। न्यूयॉर्क में रहते हुए उन्होंने मेथड एक्टिंग सीखी, इस क्राफ्ट को गहराई से समझा और परफेक्ट किया। उन्होंने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, बिहाइंड द सीन्स भी काम किया। कुछ फिल्म्स और एड्स में असिस्टेंट राइटर और प्रोडक्शन असिस्टेंट के तौर पर। यानी जब वो भारत लौटे तो वो एक पढ़े लिखे, ट्रेंड और तैयार एक्टर थे। फिर उन्हें पता चला कि राम गोपाल वर्मा एक फिल्म बना रहे हैं। विवेक सीधे उनके ऑफिस पहुंच गए। राम गोपाल वर्मा ने उन्हें देखते ही कहा कि ये रोल एक गुंडे का है, क्या तुम ये कर पाओगे? फिर 2002 में कंपनी फिल्म रिलीज हुई और विवेक ओबरॉय की तारीफों के पुल बांध दिए गए। उन्हें उस साल बेस्ट मेल डेब्यू, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर जैसे अवार्ड्स मिले, और विवेक ओबेरॉय का नाम इंडस्ट्री में रातों रात छा गया। कुछ नहीं देखा। आग क्या खोपड़ी में शोपीस के लगा घाट ले। उसी साल मणिरत्नम ने उनका काम देखा और यशराज की फिल्म अलय पौथे के हिंदी रिमेक साथिया के लिए उन्हें साइन कर लिया। इस फिल्म को उनके स्कूल के दोस्त शाद अली डायरेक्ट कर रहे थे। इत्तेफाक से इस फिल्म के लिए अभिषेक बच्चन भी कास्ट हुए थे, लेकिन आखिरकार ये रोल विवेक के पास आया और फिर रिलीज हुई फिल्म साथिया। रानी मुखर्जी के साथ स्क्रीन पर विवेक ओबरॉय का रोमांटिक अंदाज हर किसी को पसंद आया। फिल्म सुपरहिट रही और विवेक इंडस्ट्री के नए रोमांटिक स्टार बन गए। इस फिल्म के गाने, रोमांस, ड्रामा सब कुछ लोगों को इतना कनेक्ट हुआ कि आज भी लोग इसके फैन हैं। इसके बाद विवेक ने दम, डरना मना है, मस्ती, युवा जैसी फिल्में की। फिल्में चाहे हिट हों या फ्लॉप, विवेक ओबरॉय हर बार अपनी परफॉर्मेंस से इम्पैक्ट छोड़ते ही दिख रहे थे। एक जमाना था जब विवेक ओबरॉय बॉलीवुड में चमकते सितारे हुआ करते थे। राम गोपाल वर्मा की फिल्म कंपनी से उन्होंने धमाकेदार डेब्यू किया था और लोग कहने लगे थे कि ये लड़का तो इंडस्ट्री में लंबी रेस का घोड़ा बनेगा। लेकिन फिर आई उनकी जिंदगी की वो ट्विस्ट वाली कहानी। विवेक का नाम जुड़ गया ऐश्वर्या राय से, और जैसे ही ये खबर बाहर आई, शुरू हो गया उनका टकराव बॉलीवुड के दबंग सलमान खान से। कहा जाता है कि सलमान को ये रिश्ता रास नहीं आया और फिर शुरू हुई एक जंग, जिसकी कीमत विवेक को अपने करियर से चुकानी पड़ी। कथित तौर पर सलमान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी कि विवेक को फिल्में न मिलें, और सच कहें तो दोस्तों, विवेक का करियर वहीं से पटरी से उतरने लगा। लेकिन कहते हैं ना, जब एक दरवाजा बंद होता है
तो दूसरा अपने आप खुल जाता है। फिल्मों से भले ही उन्हें दूर होना पड़ा, लेकिन विवेक ने हार नहीं मानी। वो सीधे निकल पड़े बिजनेस की दुनिया में। और दोस्तों, यहां उन्होंने वो काम कर दिखाया जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। सबसे पहले उन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया। कर्मा इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की अपनी कंपनी बनाई और धीरे धीरे इस बिजनेस को इतना बड़ा कर दिया कि करोड़ों का मुनाफा उनकी झोली में आने लगा। फिर उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक और कदम बढ़ाया और बन गए मेगा एंटरटेनमेंट कंपनी के को फाउंडर। ये कंपनी इवेंट मैनेजमेंट और शो ऑर्गेनाइजेशन करती है और यहीं से उनकी कमाई का एक और सोर्स खुल गया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि विवेक ने सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुबई में भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में हाथ डाला है। अक्वा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, जिसकी कीमत करीब 300 करोड़ रुपए है, उसमें भी उनकी हिस्सेदारी है। सोचिए जरा, जो कभी सलमान खान से डर डर कर माफी मांगते दिखते थे, वही आज दुबई में अरबों का बिजनेस संभाल रहे हैं। अब बात करते हैं उनकी नेटवर्थ की। और हां, विवेक सिर्फ पैसे कमाने में ही नहीं, सोशल वर्क में भी हमेशा आगे रहे हैं। उनका परिवार सालों से अंडर प्रिविलेज्ड बच्चियों और अनाथालयों के लिए काम कर रहा है। वो स्वर्णिम यूनिवर्सिटी के भी को फाउंडर हैं, जहां एजुकेशन को लेकर बड़े बड़े काम हो रहे हैं। सच में दोस्तों, ये कहानी सिर्फ विवेक ओबरॉय की नहीं है, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए एक मिसाल है जिन्हें लगता है कि अगर बॉलीवुड से निकाल दिया गया तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। कभी सलमान खान इंडस्ट्री के सुपरस्टार थे और विवेक को नजरअंदाज किया जाता था, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। अब रोल्स रॉयस में बैठा विवेक ओबरॉय दुबई के बिजनेस टाइकून के रूप में सामने है और सलमान खान अपने करियर की एक हिट फिल्म के लिए जूझ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या विवेक ओबरॉय ने सच में सलमान खान को ठेंगा दिखा दिया है, या फिर ये सिर्फ वक्त का खेल है जो कभी किसी को ऊपर तो कभी किसी को नीचे कर देता है? आप अपना जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बॉलीवुड बायोटाइम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद। और कहने लगी कि कब तक मेरे बेटे को ऐसे करते जाएंगे? मैं भी माँ हूं और मेरे बेटे के बारे में कह रहे हो तो मुझे कैसे लग रहा है? और उन्हें बहुत दर्द हुआ उस बात का। देन मुझे याद है कि मुझे माँ ने कहा कि आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। कोई और होता अब तक तो या तो पागल खाने में भर्ती हो जाता या ड्रग्स वगैरह या दारू में बिल्कुल बर्बाद हो जाता।